दूसरी महिलाओं के साथ नर्सिंग होम में उसके साथ भी कोई धोखा नहीं हो गया आगे। इस तरह के विचार मन में आने के बाद शारदा कोशिश करने के बाद भी खुशबू के प्रति अपने व्यवहार को सामान्य नहीं कर पा रही थी। यह बात जैसे आहिस्ता आहिस्ता शारदा को मन में घर बना रही थी। 7 वर्ष पहले नर्सिंग होम में उसके बच्चे को भी बदल दिया, किसी दूसरे को दे दिया गया। अगर ऐसा हुआ तो उसने अवश्य ही एक बेटे को जन्म दिया होगा। मन में उठने वाले इन विचारों से जैसे शारदा का जीवन का सारा सुख चैन ही छिन गया। अपने मन में चल रहे विचारों के मंथन को शारदा अपने पति रमाकांत से छिपा नहीं सकी। उनसे बोली कि किसी ने अपने तीसरे बच्चे को इसी नर्सिंग होम में जन्म दिया था। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि औरों की तरह मैंने भी कहीं धोखा खाया हो? खुशबू वास्तव में हमारी बच्ची न हो? शारदा की बात सुन रमाकांत हंसते रह गए। उन्हें इस तरह की बातें नहीं सोचनी चाहिए। ऐसी बातों का अब कोई मतलब नहीं। 7 साल बीत चुके हैं। ऐसी बातें सोचने से हमारी परेशानी बढ़ेगी। रमाकांत ने उन्हें समझाने की कोशिश की। मैं चाहकर भी इस शक को अपने मन से निकाल नहीं सकती। क्या तुम्हें नहीं लगता कि 7 साल पहले हमारे साथ जो भी हुआ अजीब हुआ था? अपने दिल पर जरा हाथ रखकर कहो, मैं जो भी कह रही हूँ गलत कह रही हूँ। तुम कह सकते हो कि पंडित और ज्योतिष ढोंग करते हैं, उनकी बातें झूठी होती हैं, मगर क्या मशीनें भी झूठ बोलती हैं? मेडिकल साइंस भी अंधी है? तुम्हारी इन सारी बातों का मेरे पास जवाब नहीं शारदा, मगर मैं तुमसे इतना ही पूछना चाहता हूँ, गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा होगा? मैं जानता हूँ नर्सिंग होम में बहुत से लोगों के साथ धोखा हुआ, मगर इस बात का कोई सबूत है लोगों के पास नहीं है कि उनके में हम शामिल थे। बेकार मन में वह पालो कि खुशबू हमारी नहीं। क्या वहम नहीं एक हकीकत हो सकती है? शारदा ने सदमे में जोर देते हुए शारदा ने कहा, मैं तुम्हारी बात मान भी लूं तो इस हकीकत को साबित कौन करेगा? रमाकांत का लहजा तहल हो गया। हमें पुलिस से संपर्क करना चाहिए। क्या पुलिस बात का फैसला करेगी कि खुशबू हमारी बेटी है या नहीं? तुम हमेशा मेरी बात का उल्टा मतलब निकालते हो। पुलिस सारे मामले की जांच कर रही है। वह इस मामले में हमारी मदद कर सकती है, शारदा ने कहा। उनके स्वर में बेसब्री थी। तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि हम अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारें, पुलिस के पास जाएं, उससे कहें कि हमें शक है कि खुशबू हमारी बेटी नहीं? नर्सिंग होम वालों ने बेईमानी करके हमारी बेटी को बदल दिया। जानती हो इसके बाद क्या होगा? पुलिस इस मामले में हमें जांच का आश्वासन देगी, मगर इसके साथ ही वह एक काम और भी करेगी और खुशबू को हमसे छीन ही किसी अनाथालय में भेज देगी। वह तब तक उस अनाथालय में रहेगी जब तक पुलिस की जांच पूरी न हो जाती। तुम्हारे शक के मुताबिक पुलिस की जांच में साबित हो जाए कि नर्सिंग होम वालों ने हमारे बच्चे को बदला है, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि खुशबू के बदले हमें कोई दूसरा बच्चा मिल जाए। अगर तुम इन सब चीजों का सामना करने के लिए तैयार हो तो पुलिस स्टेशन चलने के लिए तैयार हूँ। रमाकांत ने पत्नी को गहरी नजर से देखते हुए कहा। इस पर शारदा मानो धर्म संकट में पड़ती हुई नजर आई। इसके बाद पुलिस ने पास जाने की बात शारदा के पति ने नहीं की। हाँ, पंडित राजकुमार तिवारी के जरूर जिक्र किया। ऊपर से पुलिस बिना कुछ हासिल किए जाने कोई चीज गंवाने का रिस्क उठाने की हिम्मत शारदा में नहीं थी। अपने शक के कारण पुलिस के पास जाने का ख्याल तो शारदा ने फिलहाल मन से निकाल दिया, मगर इसमें उसके मन में ऐसा घर बना चुका वहम नहीं निकला जी नर्सिंग होम वालों ने धोखे की शिकार है। शारदा के मन में वहम ने मासूम खुशबू के जीवन को बहुत ही उदास बना डाला। मैं मम्मी से पहले वाला प्यार ढूंढती नजर आती तो उसे नहीं मिलता। मम्मी के व्यवहार में बेरुखी देख मासूम खुशबू यह भी नहीं समझ पाती कि उससे क्या गलती हुई। रमाकांत खुशबू के प्रति शारदा के बदले व्यवहार से परेशान थे, पर समस्या के तत्काल समाधान का रास्ता नहीं सोच रहा था। सारी कश्मकश के बाद एक नई बात कहकर शारदा ने रमाकांत के लिए एक नया सिरदर्द पैदा कर दिया। डीएनए के मायने वास्तव में क्या थे और क्या पंडित राजकुमार तिवारी के मालूम नहीं था, और टीवी पर खबरें सुनने से इतना अवश्य मालूम था कि उनके टेस्ट के किसी बच्चे के असली माँ बाप का पता लगाया जाता है। डॉक्टर सतीश ने कहा। इसलिए शारदा ने पूछा, तुम खुशबू को ले जाओ जो डीएनए टेस्ट करवाने की बात कह रही थी ना? उसी से सिलसिले में रमाकांत ने कहा। रमाकांत के सब सुनकर शारदा एकाएक सकते में आ गई। बोली, इतने अचानक ये सब? तुमने मुझे इस बारे में पहले कुछ भी नहीं बताया? मैंने कल ही डॉक्टर सतीश से इस बारे में बात की, तुम तो बताना भूल गया था। डॉक्टर सतीश, हम तीनों के शरीर में से एक चीज के नमूने ले कर बाहर किसी ऐसे शहर भेजेंगे जहाँ किसी प्रयोगशाला में डीएनए टेस्ट की व्यवस्था होगी। रिपोर्ट के आने के बाद 8-10 दिन का वक्त लगेगा। कसमें कसमें नजर आ रही शारदा खामोश रही। जब सच का सामना करने की स्थिति पास आकर खड़ी हो गई तो शारदा के अंदर एक दूसरी तरह का द्वंद्व शुरू हो गया था। खुशबू और शारदा को साथ लेकर रमाकांत सुबह 11 बजे डॉक्टर सतीश धवन के क्लिनिक में पहुंच गए। डॉक्टर धवन की लैब उसके क्लिनिक के ही एक हिस्से में थी। डीएनए टेस्ट के नाम पर एक ड्रामा ही तो करना था। सबसे पहले डॉक्टर सतीश रमाकांत को साथ लेकर लैब के अंदर गए।
लैब के अंदर जाकर रमाकांत के साथ आराम के साथ 5-7 मिनट गपशप की और फिर दिखावे के लिए उनके रमाकांत के अंगूठे और कलाई पर पट्टी चिपका उन्हें लैब से बाहर भेज दिया। लैब के बाहर आकर रमाकांत ने तनाव में दिख रही शारदा को अंदर भेजा। ये सब देख मासूम खुशबू काफी डरी नजर आ रही थी। सारे ड्रामा को रूप देने के लिए डॉक्टर सतीश ने शारदा के साथ सब कुछ ही किया। शरीर के 1-2 हिस्सों में खून लेकर उसे जांच की टेस्ट ट्यूब में डाल डॉक्टर सतीश को कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए था जिससे शारदा के मन में जरा सा भी कोई शक पैदा हो। वास्तविकता यह थी कि शारदा के खून के नमूने की न तो सतीश खुद को जांच कराने वाला था और न ही कहीं भेजने वाला था। खुशबू को लेकर शारदा के मन में ऐसा ही और सुविधा के दूर करने के लिए उसके यह विश्वास दिलाना जरूरी था कि खुशबू लेकर वास्तव में कोई डीएनए टेस्ट होने वाला है। शारदा के बाद डॉक्टर सतीश डरी घबराई खुशबू को लैब के अंदर ले गया। शक की गुंजाइश न हो रहने इस बात का ख्याल रख के न चाहते हुए भी डॉक्टर सतीश को उसके हाथ की एक उंगली सुई चुभकर खून निकालना पड़ा। जब शारदा और खुशबू को लेकर रमाकांत डॉक्टर सतीश के पास आने लगे तो डॉक्टर सतीश ने धीमी आवाज में कहा, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वह मेरे पेशे के साथ सरासर बेईमानी है। किसी अच्छे काम के लिए जाने वाली बेईमानी नहीं होती। रमाकांत ने जवाब में कहा, शारदा जैसी औरतों से जटिल मनोवैज्ञानिक को समझना से आने के बाद रमाकांत ने शारदा से फिर एक परिवर्तन देखा। उन्होंने देखा कि पिछले कुछ दिनों से खुशबू के प्रति बेरुखी दिख रही। शारदा एक बार फिर से उसके लिए प्रेम दिखाने लगी। खुशबू के प्रति उसका लगाव पहले से अधिक बढ़ गया। यह देख रमाकांत भी हैरान थे। रमाकांत यह भी महसूस कर रहे थे डॉक्टर सतीश के यहाँ के आने के बाद शारदा पहले से भी अधिक बेचैन और कशमकश है। वैसे शारदा को इस बात का कोई इल्म नहीं था कि खुशबू के डीएनए टेस्ट के नाम पर डॉक्टर सतीश ने जो कुछ भी किया वह केवल एक नौटंकी था। शारदा के मन में खुशबू को लेकर जो भी दुविधाएं और वहम था उसे निकालने के लिए डीएनए टेस्ट की झूठ मूठ की रिपोर्ट डॉक्टर सतीश ने ही तैयार की थी। शारदा इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी कि झूठ के आसानी से पकड़ पाती। डीएनए की बात करने वाली शारदा उसकी एबीसी भी नहीं जानती थी। वैसे रमाकांत को यह भी विश्वास था कि डीएनए वाली बात का जिक्र शारदा किसी दूसरे से नहीं करेगी। जब उसने पंडित रामकुमार तिवारी को डीएनए टेस्ट दूसरी लैब के कराने की बात कही तो बेचैन हो उठे। कल आऊंगा कहकर चलते बने। 8-10 दिन बीत गए। इसी बीच वे एक बार भी शारदा ने डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट का जिक्र रमाकांत से नहीं किया। ऐसा लगता जैसे उसकी रिपोर्ट में कोई दिलचस्पी नहीं रही हो। इन 8-10 दिनों में शारदा खुशबू से पहले भी अधिक करीब नजर आने लगी थी। बार ऐसा भी लगता था कि जैसे शारदा अपनेपन से लड़ रही हो। 8-10 दिन के बाद रमाकांत ने डॉक्टर सतीश से बात करने के लिए स्वयं ही शारदा से कहा। डॉक्टर सतीश का टेलीफोन आया था। उसका कहना था कि डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है। रमाकांत की बात को सुन शारदा एकदम वहाबी और ठंडी रही, कुछ कह नहीं सकी। यह देख रमाकांत ने कहा, मैं शाम को घर आते हुए डॉक्टर सतीश की क्लिनिक से रिपोर्ट लेता आऊंगा। रमाकांत की इस बात पर भी शारदा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। शाम को रमाकांत डॉक्टर सतीश के यहाँ एक बंद लिफाफा ले आए। लिफाफे के अंदर खुशबू की तथाकथित डीएनए रिपोर्ट थी। रिपोर्ट में क्या है रमाकांत को मालूम था। डॉक्टर सतीश ने उसकी मनमाफिक रिपोर्ट ही बनाई थी। बंद लिफाफा शारदा के सामने करते हुए रमाकांत ने कहा, इस रिपोर्ट का संबंध हम लोगों के निजी जीवन से है, इसलिए डॉक्टर सतीश ने इसे पढ़ना कठिन नहीं समझा, ठीक नहीं समझा। इससे पहले ही लिफाफा खोलकर इस रिपोर्ट को पढ़ो, तुम्हारे मन का शक सही भी हो सकता है और गलत भी। तुम्हारे हर रिश्ते का सामना शांत कर रहकर होना। अंत धुन में फंसी शारदा ने कुछ पल खामोश नजरों से रमाकांत और हाथ में पकड़े लिफाफे को देखा। फिर उन्होंने जो किया वह अप्रत्याशित था। शारदा ने रमाकांत के हाथ से लिफाफे को बिजली की तेजी से छीना और उससे टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके साथ ऐसा लगा जैसे वे अपनी कस्में को अंतधुन से एक फटे से बाहर आ गई। पंडित रामकुमार तिवारी उस दिन से कभी नहीं आए थे। दोस्तों, आशा करती हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और हर रोज नई कहानी पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।